हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैश बजट। कैश बजट बजट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैश बजट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, कैश एंड बजट। कैश आप सब जानते हैं, कैश के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच भी नहीं सकता। और बजट भविष्य में आय एवं व्यय का पूर्वानुमान है। तो कैश बजट किसी भी व्यवसायिक संस्था में भावी अवधि, जो कि 1 साल, 6 महीने, त्रैमासिक या साप्ताहिक हो सकती है, उसमें किन किन स्रोतों से कैश आएगा तथा किन किन कार्यों में हमें कैश का भुगतान करना है और अंत में हमें कैश का बैलेंस क्या होगा, वो निकालने के लिए जो एक विस्तृत विवरण पत्र बनाया जाता है, जो एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसे हम कैश बजट कहते हैं। साधारण शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि एक कैश बजट किसी भी व्यवसायिक संस्था के लिए एक निश्चित अवधि में नकद प्रवाहों का पूर्वानुमान है। एक निश्चित अवधि में नकद प्रवाहों का पूर्वानुमान है। तो ये जो नकद प्रवाह होते हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। मतलब किन किन स्रोतों से कैश आएगा, ये कैश इनफ्लो कहलाएगा, और किन किन स्रोतों से किन किन कार्यों में कैश जाएगा, इसे हम कह सकते हैं कैश आउटफ्लो। तो इन सब का जो एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिस स्टेटमेंट में हम ये बताते हैं कि कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो के बाद जो बैलेंस बचेगा, वो बैलेंस जिस स्टेटमेंट में दर्शाया जाता है, वो बजट कैश बजट कहलाता है। अब हम कैश बजट को आगे बढ़ाने से पहले समझेंगे कि कैश बजट और फाइनेंशियल बजट में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, कैश बजट जो है वो एक फाइनेंशियल बजट यानी कि वित्तीय बजट का ही पार्ट है, जबकि जो फाइनेंशियल बजट है वो उसमें कैश बजट और पूंजी बजट मतलब कैपिटल बजट इन्वॉल्व होता है। कैश बजट 1 साल, 6 महीने, 3 महीने या साप्ताहिक बनाया जा सकता है, जबकि जो फाइनेंशियल बजट होता है वो 1 साल से अधिक यानी कि 3 साल से 5 साल तक बनाया जाता है। कैश बजट में हमें वित्तीय स्रोतों का पूर्वानुमान लगाना होता है और कहां पे हमको एक्सपेंडिचर करना है उसका हमको फोरकास्टिंग करनी होती है, जबकि वित्तीय बजट में सिर्फ नकद में परिवर्तन को दर्शाया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कैश बजट। मतलब जो कैश बजट है वो हमारे लिए या किसी संस्था के लिए किस लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो सबसे पहले फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, भविष्य की भावी नकद प्रवाहों का पूर्वानुमान। कैश बजट की सहायता से हमें यह मालूम पड़ जाता है कि भविष्य में हमारे पास कितनी रोकड़ रहने वाली है। तो ये एक उसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रिसोर्सेस। जब हमने ये अनुमान लगा लिया कि भविष्य में हमारे पास कितना कैश रहने वाला है, वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, हमें शॉर्ट टर्म के लिए कैश चाहिए या हमें लॉन्ग टर्म के लिए कैश चाहिए, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। कैश बजट की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि कैश बजट बनाने से संस्था में लिक्विडिटी बनी रहती है, क्योंकि हमें आने वाले 4 महीने या 6 महीने का हम पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि हमारे पास क्या कैश की पोजीशन रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम हमारी लिक्विडिटी या तरलता मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ कैश पेमेंट। कैश बजट बनाने से हमें जो भी हम विभिन्न स्रोतों में विभिन्न कारणों में जो खर्चा कर रहे हैं, हमें उसकी पूरी सूची हमारे पास अवेलेबल रहती है, पूरी डिटेल हमारे पास अवेलेबल रहती है। तो उससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि कहां पे हमने खर्चा ज्यादा किया, जिससे हम उन खर्चों को में कमी ला सके। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग कैश पोजीशन। जब हम कैश बजट बनाएंगे तो हमें वो फैक्टर्स पता पड़ेंगे जो कि कैश पोजीशन को इफेक्ट करते हैं। इसके लिए हम स्पेसिफिक ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो कैश पोजीशन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैश। कैश बजट की सहायता से हमारे पास जो अवेलेबल कैश है उसका हम अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। कैश बजट एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय स्थापित करने में विभिन्न विभिन्न विभागों में, क्योंकि कैश एक ऐसी चीज है जो कि जिसको कि सारे विभागों से कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है, क्योंकि हर विभाग को कैश की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस कैश बजट बनाने से सभी विभागों में समन्वय भी आता है।
तो बच्चों ये हमने समझा कि कैश बजट होता क्या है। आप मैं एक बार बताना चाहूंगा कि कैश बजट एक स्टेटमेंट है फ्यूचर का जिसमें कि कैश रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि कैश बजट किस प्रकार से बनाया जाता है। तो कैश बजट तीन प्रकार से बनाया जा सकता है। नंबर वन, रिसीट एंड पेमेंट मेथड। नंबर वन, receipt and payment method. Number two, adjusted profit and loss account. Adjusted profit and loss account. And number three, projected balance sheet method. Projected balance sheet method. तो कैश बजट को बनाने की ये तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, रिसीट एंड पेमेंट मेथड, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मेथड है कैश बजट बनाने का वो है रिसीट एंड पेमेंट मेथड। तो सबसे पहले हम पढ़ने जाएंगे रिसीट एंड पेमेंट मेथड को। तो स्टूडेंट्स हम कैश बजट का फर्स्ट मेथड रिसीट एंड पेमेंट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और अधिकांशतः जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी मेथड से पूछे जाते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट मेथड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं समझने की दृष्टि से। नंबर वन रिसीट एंड नंबर टू पेमेंट। अब रिसीट में क्या क्या आएगा? नंबर वन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑल द रिसीट विच कम्स थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, परिचालन गतिविधियों से जो भी हमें कैश प्राप्त होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। फॉर एग्जांपल कैश सेल्स, रिसीट फ्रॉम डेटर्स, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। सेकंड, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन परिचालन एक्टिविटी से जो कैश हमें प्राप्त होता है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तीसरा रिसीट पेमेंट है कैपिटल रिसीट, फॉर एग्जांपल इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्रॉफिट सेल ऑन income received on sale of investments, income received on sale of fixed assets, ये सब कैपिटल रिसीट का पार्ट है। तो ये तीनों ही प्रकार की कैपिटल रिसीट रिसीट में इंक्लूड की जाती है। सेकंड ऑप्शन है पेमेंट। सेम पेमेंट में ऑपरेटिंग पेमेंट मतलब परिचालन से संबंधित जो भी हम भुगतान कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग पेमेंट का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड कैश पेमेंट। सेकंड है नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट। नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट मतलब जो परिचालन से संबंधित नहीं होता, फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा। थर्ड है कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट है फॉर एग्जांपल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑल कम्स अंडर कैपिटल पेमेंट। तो इस तरीके से रिसीट एंड पेमेंट के को हम दो पार्ट हमने किए, रिसीट और पेमेंट, और हमने समझा कि रिसीट में क्या-क्या इंक्लूड होता है और पेमेंट में क्या-क्या इंक्लूड होता है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सभी उस पर्टिकुलर समय अवधि में जो भी कैश रिसीव हमें हो रहा है वो रिसीट में इंक्लूड हो रहा है, और जो भी कैश पेमेंट हम कर रहे हैं चाहे वो किसी भी सोर्स में हम पेमेंट करें वो सारे पेमेंट में इंक्लूड हो रहे हैं। इसे हम एक छोटे से स्टेप्स के द्वारा जब हम कैलकुलेशन करेंगे कैश बजट की रिसीट एंड पेमेंट मेथड के थ्रू, तो एक इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल स्टेटमेंट बना के आपको समझाएंगे। तो स्टेप नंबर वन, ओपनिंग कैश बैलेंस। सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि हमारे पास नकद में कितना रुपए पड़ा हुआ है, तो वो कहलाता है ओपनिंग कैश बैलेंस। जो भी हमारे लॉकर में या हमारे गल्ले में जो रुपए पड़ा है वो सभी कहलाता है ओपनिंग कैश बैलेंस। इस ओपनिंग कैश बैलेंस में स्टेप टू हम ऐड करेंगे ऑल कैश रिसीट्स व्हिच कम्स थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैपिटल रिसीट। ये सभी से संबंधित रिसीट को हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब ओपनिंग कैश बैलेंस और में जब हम ऑल कैश रिसीट को ऐड कर लेंगे तो उसमें नेक्स्ट आता है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड, लेस ऑल कैश पेमेंट्स। तो जो भी कैश पेमेंट्स है जो हम ऑपरेटिंग पेमेंट के थ्रू करेंगे या नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट के थ्रू करेंगे या कैपिटल पेमेंट के थ्रू करेंगे, वो सभी पेमेंट इस कैश पेमेंट में इंक्लूड होंगे, जो कि स्टेप 1 और स्टेप 2 के टोटल में से लेस किए जाएंगे। इसके बाद स्टेप 4 आता है क्लोजिंग कैश बैलेंस। फिर हमें मिलेगा क्लोजिंग कैश बैलेंस जब हम इसको और इसको ऐड कर लेंगे और इसमें से इसको लेस करेंगे
तो जो बैलेंस बचेगा वो कहलाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो जो उस पर्टिकुलर समय अवधि का क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा वो हमें पता पड़ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये पूर्वानुमान हम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये भी पूर्वानुमान कर सकते हैं कि जो आने वाले महीनों में जो हमें एक्सेस कैश रहेगा तो हम उसको कहां इन्वेस्ट करें, और अगर शॉर्ट ऑफ कैश है तो हम कहां से सोर्स को अरेंज करें। यही उद्देश्य है, यही महत्व है कैश बजट का। अब हम कैश बजट को एक स्टेटमेंट के थ्रू समझेंगे जिससे कि हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे। यस स्टूडेंट्स, रिसीट एंड पेमेंट मेथड ऑफ कैश बजट हम एक स्टेटमेंट की सहायता से समझेंगे। सी ये एक स्टेटमेंट है जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसमें हमको बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश बजट और फॉर द पीरियड। तो मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें हमने माना है कि हमको 3 महीने के लिए कैश बजट बनाना है जो कि है जनवरी, फरवरी और मार्च। तो सबसे पहले हमें दिसंबर का क्लोजिंग बैलेंस यानी कि जनवरी का ओपनिंग कैश बैलेंस यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये अब यहाँ लिखेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस और जनवरी में पुट कर देंगे। नेक्स्ट हम लेंगे कैश रिसीट्स। हमारे को जब प्रश्न दिया हुआ होगा तो उस प्रश्न में हमको डेटा दिया हुआ होगा कि किस महीने में हमने कितनी रिसीव की है। तो कैश रिसीव के लिए प्रश्न में आपको दिया हुआ होगा कि 10% कैश नकद में प्राप्त होता है। तो जो भी हमको सेल दे रखी होगी, जिस भी रेस्पेक्टिव मंथ की सेल दी हुई होगी उसका 10% हम जनवरी में लिख देंगे, फरवरी सेल का 10% फरवरी में लिख देंगे और मार्च की सेल का 10% मार्च में लिख देंगे क्योंकि वो नकद में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स के लिए प्रश्न में हमें इंफॉर्मेशन दी होगी कि जो कैश है, जो डेटर से जो नकद प्राप्त होता है उसकी नकद प्राप्ति की अवधि लेट से 1 महीना है या 2 महीना है। तो वो जो भी प्रश्न में आपको इंफॉर्मेशन दी होगी उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको कैश रिसीट फ्रॉम डेटर लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम ये मानते हैं कि कैश डेटर की से जो हमें कैश प्राप्त होता है वो 2 महीने में प्राप्त होता है। तो अगर 2 महीने में हमें प्राप्त होता है तो जनवरी, फरवरी, मार्च के अलावा हमें जो सेल्स फिगर दिए हुए होंगे वो नवंबर और दिसंबर मंथ के भी सेल्स फिगर प्रश्न में दिए हुए होंगे। तो हम ये देखेंगे कि जो नवंबर की सेल है, लिसन स्टूडेंट्स ढंग से समझना, जो नवंबर की सेल है उसका 10% तो कैश में प्राप्त हो गया होगा, लेकिन जो 90% बचा है नवंबर की सेल का, जो 90% बचा है वो कब प्राप्त होने वाला है? 2 महीने बाद यानी कि जनवरी में। तो इस तरीके से नवंबर की सेल का 90% हम जनवरी में पुट कर देंगे और दिसंबर की सेल का 90% फरवरी में और जनवरी की सेल का 90% मार्च में लिख देंगे। इज दैट क्लियर? ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आपको कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहां पर मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें कैश उधार अवधि 2 महीने लिखी थी। हमको प्रश्न में ढंग से पढ़ना पड़ेगा कि उधार अवधि कितनी है, तो उसके हिसाब से हमको यहां पर कैश रिसीट फ्रॉम डेटर में अमाउंट लिखना होगा। नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल लिया इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमने फरवरी महीने में इक्विटी शेयर्स इशू किए, तो जो भी महीने में इक्विटी शेयर्स इशू किए होंगे उस महीने में हम उसकी इनकम लिख देंगे। नेक्स्ट है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब हमारे पास कुछ संपत्ति थी, उस संपत्ति को बेचने से हमें नकद प्राप्त हुआ, तो हो सकता है वो नकद प्राप्त हुआ मार्च मंथ में, तो हमने लिख दिया मार्च मंथ में। अब इसके बाद हम लिखेंगे कैश पेमेंट। कैश पेमेंट में सबसे पहले कैश पेमेंट, क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन सेम जैसे कैश रिसीट के लिए इंफॉर्मेशन दी होगी वैसे आपको कैश पेमेंट के लिए इंफॉर्मेशन दी होगी कि आप जो भी खरीदते हैं उसका 10% या 20% नकद में पे कर देते हैं। तो अगर हम 20% नकद में पे करते हैं तो जनवरी की परचेज का 20% जनवरी में, फरवरी की परचेज का 20% फरवरी में और मार्च की परचेज का 20% मार्च में लिख देंगे। नेक्स्ट है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब पेमेंट टू क्रेडिटर्स की अगर जो अवधि है वो 1 महीना है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो दिसंबर की परचेज है, हमने जो दिसंबर में परचेज की है उसको हम कब पे करेंगे? जनवरी में। और जो जनवरी में पे किए, जनवरी में जो हमने परचेज किए उसका पेमेंट करेंगे फरवरी में। इसी तरीके से जो फरवरी में परचेज किए उसका पेमेंट करेंगे मार्च में। तो हमको कैश रिसीट और कैश पेमेंट या कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स या कैश पेड टू क्रेडिटर्स में स्पेसिफिक प्रश्न में देखना होगा कि उनकी अवधि कितनी है, उस अवधि के हिसाब से यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना होगा। नेक्स्ट है वेजेस, मजदूरी। मजदूरी हो सकता है सेम महीने में प्राप्त होती है, यानी कि जिस महीने में मजदूरी की जाती है उसी महीने में मजदूरी का भुगतान कर दिया जाता है। तो जनवरी की मजदूरी का भुगतान जनवरी में, फरवरी की मजदूरी का भुगतान फरवरी में और मार्च की मजदूरी का भुगतान मार्च में
कर देंगे। ये मैंने एक मेरी तरफ से एग्जांपल लिया है, हो सकता है और भी कई सोर्सेज से आपको कैश रिसीव दी हुई है, तो जिस भी मंथ में कैश रिसीव दी होगी आपको उस मंथ में पुट करनी है। वैसा वर्षा आपको विभिन्न कार्यों में आपने पेमेंट अगर किया है तो जिस भी कार्य में आपने पेमेंट किया और जिस भी मंथ पेमेंट किया है उस मंथ में आप उसको लिख देंगे। अब इसके बाद हमारा पार्ट आता है स्टेप 1 और स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 पार्ट आता है, हम इसको ऐड और लेस करेंगे। तो देखो सबसे पहले टोटल कैश रिसीव करेंगे। तो हमने जनवरी में ओपनिंग बैलेंस के साथ जो भी जनवरी में हमको रिसीव हुआ उसको हमने ऐड कर लिया, तो ये आ गई जनवरी का कैश रिसीट का टोटल। इसके बाद कैश पेमेंट में जो भी जनवरी में हमने पेमेंट किया, भुगतान किया, उसका हमने टोटल कर दिया, तो ये कहलाएगा टोटल कैश रिसीट ए, टोटल कैश पेमेंट बी, यानी कि टोटल कैश पेमेंट है। अब इसके बाद हम स्टेप थर्ड लास्ट स्टेप लगाएंगे, दैट इज क्लोजिंग कैश बैलेंस। कैसे निकलेगा? क्लोजिंग कैश बैलेंस इक्वल्स टू ए माइनस बी, यानी कि टोटल कैश रिसीव्ड ऑफ जनवरी मंथ माइनस टोटल कैश रिसीव्ड ऑफ जनवरी मंथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। आप ध्यान रखना, अब जैसे ही ये क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारे पास जनवरी मंथ का आ जाएगा, ये फरवरी मंथ का क्या होगा? ये फरवरी मंथ का कहलाएगा ओपनिंग कैश बैलेंस। अब हम इस फरवरी की ओपनिंग कैश बैलेंस के साथ इन सारी टर्म्स को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा फरवरी का टोटल कैश रिसीव्ड। अब इनका हम टोटल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी फरवरी की टोटल कैश पेमेंट। इस तरीके से a माइनस बी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फरवरी का क्लोजिंग कैश बैलेंस। जो फरवरी का क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा वो अब मार्च का ओपनिंग कैश बैलेंस कहलाएगा, और मार्च के ओपनिंग कैश बैलेंस के साथ इसको हम टोटल करेंगे तो ये कहलाएगा टोटल कैश रिसीव्ड इन मार्च मंथ। इसी तरीके से इसका टोटल करेंगे, ये कहलाएगा टोटल कैश पेमेंट ऑफ मार्च मंथ। अब जब ए में से बी माइनस करेंगे तो मार्च मंथ का हमारे पास टोटल कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस, सॉरी क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। अब कैश बजट यहीं पर खत्म नहीं हो जाता है। कैश बजट हमें ये पूर्वानुमान दे रहा है, मैंने आपको बताया कि कैश बजट रोकड़ का पूर्वानुमान है एक निश्चित अवधि के लिए। तो अब हमें यहाँ पर ये पता लगेगा कैश बजट बनाने से कि जनवरी में हमारी कैश की पोजीशन क्या है, फरवरी में कैश की पोजीशन क्या है और मार्च में कैश की पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल जनवरी में हमारे पास कैश की पोजीशन जो है वो प्लस में थी, जनवरी की कैश पोजीशन हमारे पास प्लस में थी, यानी कि पॉजिटिव कैश बैलेंस था। फरवरी में हो सकता है हमारे पास जो कैश बैलेंस हो जाए वो नेगेटिव में हो जाए। वैसे तो कैश कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन जब हम पूर्वानुमान कर रहे हैं कैश का तो ऐसा हो सकता है कि फरवरी मंथ का कैश नेगेटिव हो जाए और मार्च मंथ का लेट्स से मार्च मंथ में हम नेगेटिव माने और फरवरी मंथ में हमने इसको पॉजिटिव माना, क्योंकि यहाँ पर हमने इश्यू ऑफ शेयर किया था। तो फरवरी में हमारे पास कैश बैलेंस जो है वो पॉजिटिव हो गया, और चूंकि यहाँ पर हमने पेमेंट किया था तो ये हमारे पास हो सकता है कि यहाँ हमारे पास नेगेटिव कैश बैलेंस किसी भी रीजन से आ सकता है। तो इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि मैनेजमेंट को देखना है, मैनेजमेंट ये देखेगा कि जनवरी में और फरवरी में हमारे पास एक्सेस कैश है, तो मैनेजमेंट उस एक्सेस कैश को इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर सकता है। इसी तरीके से मार्च में हमारे पास नेगेटिव कैश बैलेंस है, तो मैनेजमेंट ये पहले से डिसीजन ले लेगा कि हमारे पास मार्च में जो कैश बैलेंस है वो ऋणात्मक हो जाएगा अगर हमने उसके लिए कोई उचित इंतजाम नहीं किया। तो हम उससे संबंधित जो भी हमको सोर्स लगेगा उस सोर्स से हम उस पैसे का अरेंज कर लेंगे जिससे हमारी लिक्विडिटी बनी रहे। तो इस तरीके से रिसीट एंड पेमेंट द्वारा कैश बजट की कैलकुलेशन की जा सकती है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रिसीट एंड पेमेंट मेथड से कैश बजट बनाया जाता है। अब अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी समझना है तो आप मुझे मेरे पर्सनल मैसेज बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं कोई एक उचित प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर आपको उसको समझा दूंगा। अदरवाइज आप और भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मेरे टेक्स्ट मैसेज पे पोस्ट कर सकते हैं। अब इसका कैश बजट का जो सेकंड मेथड है वो है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। देखिए जो पहला मेथड था रिसीट एंड कैश पेमेंट मेथड, वो मैक्सिमम 6 माह के लिए बनाया जाता है। उसकी जो अवधि हो सकती है मैक्सिमम अधिकतम जो सीमा है 6 महीने की अवधि हो सकती है। मैंने यहाँ पर 3 महीने का एग्जांपल लिया है, हो सकता है हमसे किसी प्रश्न में 6 महीने के लिए भी कैश बजट बना लिया जाए।
लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड की हम बात करेंगे तो उसकी जो अवधि होगी वो मैक्सिमम 1 साल की होगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 साल में एक बार ही बनाया जाता है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें क्या करना होगा, हमारे को क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होगा, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको नेट प्रॉफिट को उठाना है और नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स करना है नॉन कैश आइटम्स का। जब हम नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर देंगे नॉन कैश आइटम्स का जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, तो एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो कहलाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। तीसरा मेथड है आपका प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड में आपको बैलेंस शीट दी हुई होगी, उस बैलेंस और पिछले साल की बैलेंस शीट भी दी हुई होगी, उस बैलेंस शीट के माध्यम से आपको ये निकालना है कि कहां कहां आपको कैश रिसीव हुआ और कहां कहां कैश पेमेंट हुआ। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख और करंट ईयर की बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल है 6 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर हमने 1 लाख रुपए का कैश रिसीव किया। तो इस तरीके से प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड से ये भी 1 साल की अवधि के लिए ही बनाई जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो रिसीट एंड पेमेंट मेथड है, जो 3 महीने से 6 माह की अवधि के लिए बनाया जाता है। इस तरीके से ये कैश बजट आपका जो टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट किया है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे टेक्स्ट मैसेज पर, टेक्स्ट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी समझना है तो मेरे टेक्स्ट मैसेज में आप मैसेज कीजिए, मैं अलग से एक वीडियो लेकर आपको कैश बजट को प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें।